हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय चित्रकला का इतिहास। तो दोस्तों, हम जो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो है भारतीय चित्रकला का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। तो दोस्तों, यूजीसी नेट पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करेंगे, डिटेल से इसमें अध्ययन करेंगे ताकि हमारा जो एक भी मार्क्स जो है छूटने ना पाए। यूजीसी नेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। तो हमें डिटेल से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, पहले हम उसे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसकी कोई लिखित विवेचना ना हो, सिर्फ साक्ष्यों व प्रमाणों के आधार पर उसकी विवेचना प्रस्तुत की गई हो, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसकी कोई लिखित विवेचना ना हो, मतलब कि उसका कहीं पे लिखित प्रमाण ना मिला हो, सिर्फ साक्ष्यों प्रमाणों के आधार पर उसकी विवेचना प्रस्तुत की गई हो, तो वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो काल है वो है पूरा पाषाण काल। इसे इंग्लिश में मेगालिथिक एज बोलते हैं और जिसका टाइम पीरियड है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों, पहला जो काल है वो है मेगालिथिक एज, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। दूसरा जो काल है वो है मध्य पाषाण काल। इसका जो इंग्लिश में बोलते हैं इसे तो मेसालिथिक एज बोलते हैं और इसका टाइम पीरियड है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। तीसरा काल है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को इंग्लिश में नियोलिथिक एज बोलते हैं और इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर से कि नवपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पहला जो काल है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल क्या होता है, इसको हम अब देखेंगे। दोस्तों, पूरा पाषाण काल में इसे जानने के लिए हमारे कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं थे हमारे पास, इसलिए इसे केवल पुरातात्विक सामग्री जैसे कि पत्थर के औजार, जीवाश्म, भौतिक अवशेष, इनके आधार पर जाना जाता था कि इसे पाषाण काल भी कहते हैं। दोस्तों, पूरा पाषाण काल के मनुष्य की जीविका का आधार क्या था? शिकार था। इस समय पे जो मनुष्य था वो शिकार करके अपना जीविका चलाता था। इस काल का मानव पत्थर, लकड़ी व हड्डी के मोटे व भद्दे औजार बनाता था। दोस्तों, शिकार करने के लिए इस टाइम के जो मानव हुआ करते थे वो पत्थर, लकड़ी व हड्डी के मोटे औजार बनाया करते थे और उससे ही शिकार किया करते थे। भारत में दक्षिण भारत ही मानव का सबसे प्राचीन निवास स्थान माना जाता है। भारत में दक्षिण भारत जो है मानव का सबसे प्राचीन निवास स्थान माना जाता है। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराने जो निवास स्थान है वो दक्षिण भारत में हुआ करते थे। चलिए आगे चलते हैं। पूरा पाषाण युग के मानव को क्वार्टिजाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। पूरा पाषाण युग के मानव को
जाइट नाम से भी जाना जाता था। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज थी। दोस्तों इस भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि पूरा पाषाण काल की खोज की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो आग की खोज जो है तो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई थी उस टाइम की। दूसरा जो हमारा प्रकार है प्रागैतिहासिक काल का वो है मध्य पाषाण काल, और इसका टाइम पीरियड था 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। दोस्तों मध्य पाषाण काल में लिखित साक्ष्य तो मिल रहे थे, पर इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, अतः केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इसे जाना जाता है। दोस्तों मध्य पाषाण काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पर इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इसे जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ पर इनके जो साक्ष्य मिले हैं तो उसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। इस काल की मुख्य विशेषताएं थी पत्थर के छोटे व नुकीले औजार। इस काल की जो मुख्य विशेषताएं थी तो पत्थर के छोटे व नुकीले औजार थे। दोस्तों इस काल के औजारों को माइकेलिथ्स नाम से जाना जाता था। तो इस काल के औजारों को किस नाम से जानते थे? माइकेलिथ्स नाम से जानते थे। तीसरा जो काल है वो है नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल में इतिहास का वास्तविक काल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं इस काल में। दोस्तों नवपाषाण काल में मानव ने काफ़ी प्रगति की थी, जैसे कि पशुपालन करना, बस्तियां बनाना, पालिशदार औजार, समूह में रहना, कृषि का आविष्कार करना, चौक का प्रयोग किया जाना। तो दोस्तों नवपाषाण काल में मानव ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर ली थी। दोस्तों नवपाषाण काल में निर्मित तीर सीधा करने का यंत्र नर्मदा नदी के तट पे मिला था। इस यंत्र को बुमरेगा भी कहते हैं। यह एक प्रकार का अस्त्र है। ध्यान रखिएगा कि बुमरेगा क्या है? एक प्रकार का अस्त्र है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्रमशः काल के बारे में। एजोइक कल्प, पेलोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प और सिनोजोइक कल्प, ये युग जीव विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कल्प है तो कल्प होता क्या है पहले हम आपको बता देते हैं। कल्प हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई होती है। मानव वर्ष गणित के अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। अहोरात्र आप पूछेंगे तो अहोरात्र मतलब होता है एक दिन और रात का समय। इस हिसाब से दिव्य 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। चतुर्युगी मतलब होता है कि चारों युगों के एक चक्कर को चतुर्युगी कहते हैं या फिर पर्याय कहते हैं। 71 चतुर्युगी का एक मानवांतर होता है और 14 मानवांतर 1000 चतुर्युगी को एक कल्प होता है। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। कल्प हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई होती है। मानव वर्ष गणित के अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। इस हिसाब से दिव्य 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवांतर होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवांतर होता है और 14 मनवांतर 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चतुर्युगी क्या होता है और अहोरात्र क्या होता है। तो अहोरात्र मतलब क्या होता है? एक दिन और रात का समय। और चतुर्युगी का मतलब यहाँ पर है कि चतुर्युगी चारों युगों के एक चक्कर को चतुर्युगी कहते हैं। अब दोस्तों आप बोलेंगे चतुर्युगी क्या होता है? तो दोस्तों चारों युग कौन से हैं आपको पता होने चाहिए। चारों युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो दोस्तों सतयुग का कितने वर्ष में था, मतलब कि सतयुग कितने वर्ष का था, तो हम आपको बता देते हैं। सतयुग था 17,28,000 वर्ष का और त्रेता युग
13,000 वर्ष का था, द्वापर युग 8,34,000 वर्ष का और कलयुग 4,32,000 वर्ष का। अर्थात एक कल्प आपका बनता है यहाँ पर 1,000 चतुर्युगों के बराबर, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष का होता है यहाँ पर एक चतुर्युगी। एक कल्प जो है 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष का होता है। अब दोस्तों हम आपको एजोइक कल्प, पेलोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प, सीनोजोइक कल्प क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। एजोइक कल्प में एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ था, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। जिन जीवों में एक कोशिका पाई जाती है तो उन जीवों का विकास कब हुआ था? एजोइक कल्प में हुआ था। पेलोजोइक कल्प, तो पेलोजोइक कल्प में आकेशरुकीय जीवों का विकास हुआ था। आकेशरुकीय जीव कौन से जीव कहलाते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं होती है, रीढ़ विहीन होते हैं, तो वो जीव पेलोजोइक कल्प में इनका विकास हुआ था। तीसरा है मेसोजोइक कल्प। मेसोजोइक कल्प में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ था। कशेरुकी जीव कौन से जीव कहलाते हैं? ये जीव जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं तो वो कशेरुकी जीव कहलाते हैं और इनका विकास कब हुआ था? मेसोजोइक कल्प में हुआ था। चौथा जो कल्प है वो है सीनोजोइक कल्प। तो सीनोजोइक कल्प में मानव की उत्पत्ति हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सीनोजोइक कल्प में मानव की उत्पत्ति हुई थी। चलिए आगे चलते हैं खोज संबंधी तथ्य। कुछ खोज संबंधी तथ्यों के बारे में हम जान लेते हैं। प्रस्तर युग के औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। तो दोस्तों प्रस्तर युग मतलब क्या होता है? प्रस्तर युग का मतलब है यहाँ पर पाषाण काल से। तो पाषाण काल युग के औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर खोज की थी। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाषाण काल के औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। 1865 ईस्वी में HV वाइने ने गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान पर एक फासिल की प्राप्ति की थी। तो दोस्तों 1865 में HV वाइने ने गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान पर एक फासिल की प्राप्ति की थी। तीसरा जो पॉइंट है वो है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय कार्लाइल और कॉकबर्न को साथ साथ दिया जाना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए इसको हम आगे बताते हैं। मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में सोन नदी घाटी की कैमूर की पहाड़ियों में चित्रित चित्रों का परिचय सर्वप्रथम 1880 में कार्लाइल को मिला था। किसे मिला था? कार्लाइल को मिला था। और कहाँ मिला था? सोन नदी घाटी की कैमूर की पहाड़ियों में मिला था। किंतु उन्होंने उसका विवरण कहीं नहीं प्रकाशित कराया था। किसने नहीं प्रकाशित करवाया था? तो कार्लाइल ने इसका विवरण कहीं नहीं प्रकाशित कराया था कि उन्हें मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में सोन नदी घाटी की कैमूर की पहाड़ियों में एक चित्र मिला हुआ है। तो उन्होंने इसका प्रकाशन कहीं नहीं करवाया था, किसी पत्रिका में या फिर न्यूज़पेपर के जरिए उन्होंने नहीं बताया था कि उन्हें ये मिला था। लेकिन 1883 ईस्वी में उन्होंने इसकी सूचना भर प्रकाशित करवाई थी कि एक सूचना दे दी थी कि मुझे यहाँ ये चित्र मिला हुआ था, बस हो गया। उसके अलावा इन्होंने कोई प्रकाशन नहीं करवाया था। लेकिन कॉकबर्न ने इसका संपूर्ण सचित्र विवरण 1883 में कराया था प्रकाशित। दोस्तों इसीलिए यहाँ पर कॉकबर्न को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस खोज के लिए। दोस्तों कॉकबर्न ने इसका संपूर्ण सचित्र विवरण 1883 में
ईस्वी में करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। कॉकबर्न ने अपनी खोज का सचित्र वर्णन जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित कराया था, जिसमें कि घोड़ा भंगर से प्राप्त गेंडे के आखेट की रेखा अनुकृत प्रकाशित की थी इन्होंने। अगला पॉइंट है 1892 ईस्वी में बेल्लारी तथा 1901 ईस्वी में वायनाड के एडकल गुफा चित्रों का परिचय एफ हासेट ने दिया था। किसने दिया था? एफ हासेट ने दिया था। और यह चित्र रॉक कर्विंग के रूप में थे। रॉक कर्विंग अर्थात खचित चित्र के रूप में थे। तो वायनाड के एडकल गुफा के चित्र कैसे थे? तो रॉक कर्विंग के रूप में थे। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी परिचय किसने दिया था? तो एफ हासेट ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं नेट में कि वायनाड के एडकल गुफा का परिचय किसने दिया था? तो एफ हासेट ने दिया था। और यह कैसे चित्र थे? ये रॉक कर्विंग के रूप में थे। अगला पॉइंट है 1907 ईस्वी में C.A. सिल्वेराड ने बांदा जिले के चित्रों का परिचयात्मक परिचय दिया था। 1907 ईस्वी में C.A. सिल्वेराड ने बांदा जिले के चित्रों का परिचयात्मक परिचय दिया था। इन्होंने परिचय दिया था, किसने दिया था? C.A. सिल्वेराड ने। और कब दिया था? 1907 ईस्वी में दिया था। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद पहाड़गढ़ सियोरपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 पुराने चित्र अमेरिका मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर D.P.S. द्वारिकेश को मिला था। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद पहाड़गढ़ सियोरपुर कला क्षेत्र के करीब 25,000 पुराने चित्र अमेरिका मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर D.P.S. द्वारिकेश को मिला था। किसे मिला था? तो प्रोफेसर D.P.S. द्वारिकेश को मिला था। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर होता चला गया था। नवपाषाण काल आते आते नवपाषाण के अंतिम चरण में सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर होता चला गया था। इसके अलावा अन्य खोजकर्ता कौन कौन थे उसे हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा अन्य खोजकर्ता थे पंचानन मित्र, अमरनाथ दत्त, पर्सी ब्राउन, V.A. वाकाड़कर, R.B. जोशी, प्रोफेसर जुनैर लियोनार्ड एडम और इसके अलावा और भी कई सारे खोजकर्ता थे। अब हम प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं दोस्तों कि प्रागैतिहासिक चित्रों के टाइम की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। प्रमुख पुस्तकें हैं, पहला है प्री हिस्टोरिक इंडिया और इसकी जो रचना की थी वो पिगॉट ने की थी। और कब की थी? तो 1950 में पिगॉट ने इसकी रचना की थी। किसकी की थी? प्री हिस्टोरिक इंडिया। नेक्स्ट है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और इसकी जो लेखक है वो है ब्रॉडिक। ब्रॉडिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की रचना जो है 1958 में की थी। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसके जो लेखक है वो है जगदीश गुप्त। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके लेखक हैं D.H. गार्डन और इसे 1970 में लिखा था इन्होंने। कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रो हिस्टोरिक साइंसेज, इसके जो राइटर हैं वो हैं G.R. हंटर जो कि पचमढ़ी के हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ वॉर और इसे लिखा था अरिस्टोग्यूलस ने। नेक्स्ट है प्री हिस्टोरिक रेलिंग एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर, इसके लेखक हैं अमरदत्त जी और इसे 1931 ईस्वी में लिखा था।
चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्रों की तरफ। आज के टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। जी हाँ दोस्तों, 4 कालों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश के इतिहास को। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के सबसे ज़्यादा चित्र जो है इसी काल में हुए थे। कब हुए थे? तो प्रागैतिहासिक काल में ही हुए थे सबसे ज़्यादा चित्र। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की तरफ हम चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित हैं। रायगढ़ पहला है जो वो है रायगढ़। तो रायगढ़ में कौन कौन से ज़िले हैं? सिंघनपुर, कर्मागढ़, खेरपुर, कबरा, पहाड़, नवाबगढ़, बोतालदा, खरसिया। तो पहला हम बात करेंगे सिंघनपुर के बारे में। तो दोस्तों, सिंघनपुर जो है तो यह गुफा, सिंघनपुर में जो गुफा है वो माण नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 50 गुफाएं हैं। सिंघनपुर में 50 गुफाएं हैं और इसकी खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू एडरसन ने की थी। दोस्तों, इसको हमने रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट को आउटलाइन कर लीजिए। 1913 में अमरनाथ दत्त व 1917 में पर्सी ब्राउन ने गुफाओं का परिचय दिया था। जी हाँ दोस्तों, जो गुफा माण नदी के किनारे स्थित थी वहाँ पर 50 गुफाएं हैं। इसकी खोज 1910 में, किसकी खोज? 50 गुफाओं की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने की थी और 1913 में अमरनाथ दत्त ने की थी और 1917 में पर्सी ब्राउन ने की थी। दोस्तों, जो यहाँ पर चित्र मिले थे वो कैसे चित्र मिले थे, चलिए हम उसको भी बता देते हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पर चित्र मिले थे वो थे द्वार पर असंयत कंगारू। जी हाँ दोस्तों, जो पहला चित्र है तो द्वार पर असंयत कंगारू का चित्र मिला हुआ था। फिर दूसरा जो चित्र मिला था वो था घायल भैंसा का मिला था। तीसरा चित्र था सूंड उठाए हाथी और चौथा चित्र था महिष या अरना। अरना भैंसा कह सकते हैं, महिष का मतलब होता है अरना या भैंसा। और जो 5वां चित्र है वो है जंगली भैंसे को पकड़ते हुए या खदेड़ते हुए एक शिकारी का चित्र है। 6वां जो चित्र है आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कृषि मानव, हिरन, छिपकली व जंगली भैंसा। यहाँ तीनों चित्र बोतालदा में हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से चित्र? आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कृषि मानव, हिरन, छिपकली व जंगली भैंसा। यहाँ पर तीनों चित्र जो हैं बोतालदा में हैं। कुछ पक्षियों के चित्र कबरा पहाड़ में मिले हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है पचमढ़ी क्षेत्र। चलिए दोस्तों, अब हम पचमढ़ी क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो पचमढ़ी क्षेत्र की जो खोज की थी तो 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने की थी। 5000 ईसा पूर्व पुराने चित्रों की खोज की थी और 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने इन गुफाओं की जानकारी दी थी। कौन कौन सी गुफाओं की खोज की थी इसको हम बता देते हैं। तो वो है इमली खो, नींबू भोज, बाजार केव, मारादेव, बनियावेरी, मोंटे राजा, जम्बूदीप, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, फिर बीडेम केव, बोरीमलाई आदि। तो इन गुफाओं की खोज जो है तो D.H. गार्डन ने की थी। 5000 ईसा पूर्व पुराने चित्रों की खोज की थी और 1932 में G.R. हंटर ने इन गुफाओं की जानकारी दी थी।
तो पचमढ़ी में जो स्थित है वो है मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ियों में स्थित है, जो कि भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 50 गुफाएं, कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 50 गुफाएं स्थित हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पचमढ़ी क्षेत्र में कौन कौन से चित्र हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी हो गई होगी कि यहाँ पर कितनी गुफाएं स्थित हैं। तो यहाँ पर 50 गुफाएं हैं, जो कि कहाँ पर हैं? भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जो इसमें चित्र हैं वो है सांभर के आखेट का दृश्य इमली खोह में है। तो पहला चित्र कौन सा है? सांभर के आखेट का दृश्य है, जो कहाँ पर है? इमली खोह में है। दूसरा चित्र है शेर के आखेट का दृश्य, ये है माड़ादेव में, हल्के पीले रंग में ये बना हुआ है। तीसरा चित्र है विशालकाय एक बकरी। तो तीसरा जो चित्र बना हुआ है विशालकाय एक बकरी का चित्र बना हुआ है, और ये कहाँ बना है? तो बाजार केन में बना हुआ है। चौथा चित्र है अश्वारूढ़ व महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध है। अश्वारूढ़ मतलब कि घोड़ों का समूह, और दूसरा है महिषारूढ़ मतलब कि भैंसों का समूह। तो दोस्तों अश्वारूढ़ व महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध है बोरी गुफा में। फिर पांचवा जो चित्र है वो है शहद एकत्रित करते हुए, नृत्य वादन करते हुए, संगीत का आनंद लेते हुए, युगल वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, वादन करते हुए। और 9वां चित्र है गायों को चराते हुए चारवाहे। और 10वां चित्र है वानर क्रीड़ा के चित्र। तो दोस्तों ये जो 5 है ये है पचमढ़ी के, पचमढ़ी में ये चित्र बने हुए हैं। पचमढ़ी में कौन कौन से हैं? शहद एकत्रित करते हुए, नृत्य वादन करते हुए, संगीत का आनंद लेते हुए युगल, और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक, गायों को चराते हुए चरवाहे, वानर क्रीड़ा के चित्र है यहाँ पर पचमढ़ी में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अब हम देखेंगे कि पचमढ़ी क्षेत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र जो हैं सर्वप्रथम पचमढ़ी से प्राप्त हुए थे। जी हाँ दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के जो चित्र थे वो सबसे पहले पचमढ़ी से प्राप्त हुए थे। जो दूसरी विशेषता है वो है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनियाबेरी में मिलता है। तो स्वास्तिक कैसा चिन्ह होता है आपको पता होगा। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि कहते हैं स्वास्तिक पूजा का जो श्रेष्ठ चिन्ह है वो बनियाबेरी से मिलता है। बनियाबेरी में स्वास्तिक पूजा का जो चिन्ह है वो मिलता है यहाँ पर। घरेलू प्रण सामाजिक चित्र पचमढ़ी में मिलता है। यहाँ पर चित्र के 3 स्तर हैं। तो दोस्तों पचमढ़ी में चित्र के 3 स्तर हैं। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं हम आपको बता देते हैं। प्रथम स्तर है, द्वितीय स्तर है, तृतीय स्तर है। यहाँ पर चित्र के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर है प्रथम स्तर, दूसरा स्तर है द्वितीय स्तर, और तीसरा स्तर है तृतीय स्तर। तो इसमें प्रथम स्तर में तख्ती नुमा या डमरू नुमा आकृतियाँ बनाई गई हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में जो विशेषताएं हैं तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें चित्रों को 3 स्तर में बांटा गया है। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं? प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। प्रथम स्तर में तख्ती नुमा या डमरू नुमा आकृतियाँ मिलती हैं, और द्वितीय स्तर में मनुष्य का शिकारी रूप एवं जानवरों को बड़ा जीवन में दिखाया गया है। और तीसरा जो स्तर है वो है साम्य जन जीवन के चित्र बने हुए हैं। साम्य जन का अर्थ है यहाँ पर रोजमर्रा के चित्र बने हुए, दैनिक जीवन के चित्र बने हुए हैं तृतीय स्तर में। और जो 5वीं विशेषता है दोस्तों, तो पीले व लाल रंग की अधिकता है। पचमढ़ी के क्षेत्रों में, पचमढ़ी की जो गुफाएं हैं तो उनमें पीले व लाल रंग की अधिकता है, तथा कुछ चित्रों को काले व सफ़ेद रंगों से चित्रित किया गया है।
तो दोस्तों जो पांचवी विशेषता है वो क्या है? पीले व लाल रंग की अधिकता है तथा कुछ चित्रों को काले व सफ़ेद रंगों से चित्रित किया गया है। जो छठवीं विशेषता है तो शेरों के आखेट का चित्र महादेव की छत पर पीले रंग से बनाया गया है। तो दोस्तों शेर के आखेट का चित्र महादेव की छत पर पीले रंग से बनाया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पचमढ़ी के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पचमढ़ी की गुफाओं में शेर के आखेट का चित्र महादेव की छत पर किस रंग से बनाया गया है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और उसे अंडरलाइन कर लीजिए किसी हाइलाइटर से। तो दोस्तों शेर के आखेट का चित्र महादेव की छत पर पीले रंग से बनाया गया है। पचमढ़ी के चित्रों को अल्तामीरा समकक्ष माना जाता है। आठवीं विशेषता है सर्वाधिक धनुधरों का चित्र पचमढ़ी में मिलता है। सबसे ज़्यादा धनुधरों का चित्रण जो है पचमढ़ी में मिलता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं पचमढ़ी में मिले हुए कुछ संस्कृत श्लोकों के बारे में। तो संस्कृत श्लोक कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं एक नज़र में। दोस्तों पहला जो संस्कृत श्लोक है वो है राजा भोज का। तो श्लोक है चित्रम ही सर्वशिल्पानाम मुखम लोकस्य चाप्रियम, और इसके जो लेखक हैं वो राजा भोज सम्रांगण सूत्रधार है। दूसरा श्लोक है कार्या सैक्तली हस मिथुना स्रोतो व मालिनी। कार्या सैक्तली हस मिथुना स्रोतो वह मालिनी, और इसके जो रचयिता है वो है कालिदास जी। और ये किससे लिया गया है ये श्लोक? तो ये अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। तीसरा श्लोक है रेखा प्रश्न शतयु चार्य वर्तना चा विच्छतः मार्कंडेय मुनि विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो ये कहाँ से लिया गया है? मार्कंडेय मुनि के इसके रचयिता हैं और ये कहाँ से लिया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। आगे चलते हैं। चौथा श्लोक है महाकवि भास जी का, जिसने भास की कवि हैं। दोस्तों चौथा श्लोक है महाकवि भास जी का। भास कवि इसके रचयिता हैं। तो वो श्लोक है अहो दर्शनीय ओयम चित्रपट्ट भास कृति दूतवाक्यम। तो इसके रचयिता है महाकवि भास जी। पांचवा श्लोक है जन रंजन सज्जन प्रिय एह। तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं और ये लिया गया है रामचरितमानस से। छठवां श्लोक है ना रूपम पाप तृतीय, और इसके रचयिता है कालिदास जी, कुमार संभव से लिया गया है। सातवां श्लोक है कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कर्मार्थम मोक्षतम, और इसके रचयिता है मार्कंडेय मुनि जी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। आठवां श्लोक है पट्टे पटे कुड्डपे यथा चित्रस्य संभव है, और इसके रचयिता हैं राजा भोज जी, और ये लिया गया है सम्रांगण सूत्रधार से। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ताम्रकाल का जो समय था वो कब था? 5000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व से, या फिर कहते हैं 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। यहाँ पर 700 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 7000 होगा दोस्तों। ताम्र पाषाण का समय क्या माना गया है? तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 5000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक, या फिर 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा जो इसमें जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट वो है ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषता थी तांबा का प्रयोग एवं गौरिक मृद भांड OCP आकार कलर पाटरी, जो कि लाल व काले मृद भांड कहे जाते थे। मृद भांड का अर्थ है मिट्टी के बर्तन। तीसरा जो पॉइंट है वो है
तीसरे पॉइंट की तरफ अब हम चलते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के पूर्व श्री एवं श्रीमती जलचिन ने 1955 ईस्वी में रायचूर के ऋषिमुख पर्वतमाला में आदिम के चित्रों की खोज की थी। तो किसने खोज की थी? पूर्वित श्री एवं श्रीमती जलचिन ने। और कब की थी? 1955 ईस्वी में। चौथा पॉइंट है हमारा, श्रीनगर के पास गुर्ज होम के लोग गर्तावास गड्ढा घर या गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। गर्तावास का अर्थ होता है यहाँ पर गड्ढा घर या गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। तो श्रीनगर के पास गुर्जा होम के लोग गर्तावास में घर बनाकर रहते थे। गर्तावास का अर्थ क्या होता है? गड्ढा घर या फिर गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। पांचवा पॉइंट है, दक्षिण भारत में अधिकतर चित्र कर्षण चित्र मिले हुए हैं वहाँ पर, जिसे कि ब्राजिम्स भी कहते थे। दक्षिण भारत में अधिकतर चित्र जो है कर्षण चित्र मिले हुए हैं। तो कर्षण चित्र होते क्या हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, कर्षण चित्र जो है किसी नुकीली वस्तु के द्वारा शिलाओं पर खुरच कर या रगड़ कर बनाए गए चित्र कहलाते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कर्षण चित्र क्या होता है। तो दोस्तों, किसी नुकीली वस्तु के द्वारा शिलाओं पर खुरच कर या रगड़ कर बनाए गए चित्रों को कर्षण चित्र कहते हैं। किसी नुकीली चीज़ से पत्थरों पर खुरच कर या रगड़ कर बनाए गए जो चित्र होते हैं वो कर्षण चित्र कहलाते हैं। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन गुफा जो है वो है भीमबेटका। भीमबेटका सबसे प्राचीन गुफा है, मध्य पाषाण काल में यह बनाई गई थी। तीसरे पॉइंट की तरफ अब हम चलते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के पूर्व श्री एवं श्रीमती जलचिन ने 1955 ईस्वी में रायचूर के ऋषिमुख पर्वतमाला में आदिम के चित्रों की खोज की थी। तो किसने खोज की थी? पूर्वित श्री एवं श्रीमती जलचिन ने। और कब की थी? 1955 ईस्वी में। चौथा पॉइंट है हमारा, श्रीनगर के पास गुर्ज होम के लोग गर्तावास गड्ढा घर या गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। गर्तावास का अर्थ होता है यहाँ पर गड्ढा घर या गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। तो श्रीनगर के पास गुर्जा होम के लोग गर्तावास में घर बनाकर रहते थे। गर्तावास का अर्थ क्या होता है? गड्ढा घर या फिर गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। पांचवा पॉइंट है, दक्षिण भारत में अधिकतर चित्र कर्षण चित्र मिले हुए हैं वहाँ पर, जिसे कि ब्राजिम्स भी कहते थे। दक्षिण भारत में अधिकतर चित्र जो है कर्षण चित्र मिले हुए हैं। तो कर्षण चित्र होते क्या हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, कर्षण चित्र जो है किसी नुकीली वस्तु के द्वारा शिलाओं पर खुरच कर या रगड़ कर बनाए गए चित्र कहलाते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कर्षण चित्र क्या होता है। तो दोस्तों, किसी नुकीली वस्तु के द्वारा शिलाओं पर खुरच कर या रगड़ कर बनाए गए चित्रों को कर्षण चित्र कहते हैं। किसी नुकीली चीज़ से पत्थरों पर खुरच कर या रगड़ कर बनाए गए जो चित्र होते हैं वो कर्षण चित्र कहलाते हैं। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन गुफा जो है वो है भीमबेटका। भीमबेटका सबसे प्राचीन गुफा है, मध्य पाषाण काल में यह बनाई गई थी। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन गुफा है भीमबेटका और यह मध्य पाषाण काल में इसकी खोज हुई थी। सबसे प्राचीन चित्र किस गुफा में बने हुए हैं? सबसे प्राचीन चित्र जो हैं वो भीमबेटका या पहाड़गढ़ के 25,000 ईसा पूर्व में पहली वरीयता पहाड़गढ़ को मिली थी। तीसरा जो पॉइंट है वो है, प्रथम चित्र या सबसे पहले चित्र किस गुफा में मिला था? तो वो था मिर्ज़ापुर। सबसे पहले चित्र कहाँ मिले थे? मिर्ज़ापुर के गुफाओं में मिले थे। और वो चित्र कौन से थे? गैंडे का आखेट का चित्र था, घोड़ा मांगर में मिला था। और जो चौथा है, सबसे पहले किस गुफा की खोज हुई थी? तो सबसे पहले किस गुफा की खोज हुई थी? तो मिर्ज़ापुर में 1883 ईस्वी में
काकबर्न की खोज हुई थी, काकबर्न की गुफा की खोज हुई थी। दूसरा जो क्षेत्र है वो है होशंगाबाद। दूसरा क्षेत्र है होशंगाबाद। तो दोस्तों होशंगाबाद क्षेत्र की खोज किसने की थी? तो मनोरंजन घोष ने की थी। और कब की थी? 1922 ईस्वी में। आदमबाद, बुदनी, रहेली ये यहाँ पर के क्षेत्र हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी घाटी में आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर दर्जनों से अधिक शिलाचित्र हैं। और इसमें कौन कौन से चित्र हैं? तो मोर तथा वन देवी का चित्र है, छलांग लगाते हुए 12 सिंहों का चित्र है जो कि पीली रेखा से बनी हुई है। कहाँ से कैसे बनी हुई है? पीली रेखा से बनी हुई है। महामहिष का अंकन है जिसकी लंबाई 8 फीट है। हल्के पीले रंग का हाथी बना हुआ है। 4 धनुधारी हैं और जिराफ का एक समूह है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? जो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं होशंगाबाद के क्षेत्रों में, तो इन चित्रों की विशेषताएं क्या क्या हैं? जो पहला विशेषता है वो है यहाँ के चित्रों के 5 या 6 स्तर मिले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं तो उसके 5 या 6 स्तर मिले हुए हैं। यहाँ पर जो चित्र हैं वो छापांकन पद्धति के बने हुए हैं। छापांकन जिसे आज की डेट में हम लोग स्टेंसिल के नाम से जानते हैं, तो वो छापांकन पद्धति से बने हुए हैं यहाँ पर चित्र। डॉक्टर जगदीश गुप्त इस क्षेत्र के बुदनी तथा रहेली नाम का प्रागैतिहासिक कला के लिए लिया गया है। डॉक्टर जगदीश गुप्त इस क्षेत्र के बुदनी तथा रहेली का नाम प्रागैतिहासिक कला के लिए लिया गया है। आगे चलते हैं। शिवपुरी क्षेत्र, अगला जो हमारा क्षेत्र है वो है शिवपुरी क्षेत्र। तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? रीवा, सतना, छतरपुर, पन्ना, पहाड़गढ़, ग्वालियर, भानपुरा, नरसिंहगढ़, रायसेन, भीमबेटका, जावरा, विदिशा, बैतूल। तो ये जिले शिवपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हुए हैं। पांचवा जो क्षेत्र है वो है पहाड़गढ़। तो ये स्थित कहाँ है पहाड़गढ़? तो पहाड़गढ़ जो है वो ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मुरैना जनपद में आसाम नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है स्थित पहाड़गढ़? तो ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मुरैना जनपद में आसाम नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो कैसे चित्र मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो मानव कृतियाँ तीरों, भालों, धनुषों से लैस हाथी घोड़ों पर सवार चित्र मिले हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चित्र मिले हुए उनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर जो चित्र मिले हैं तो ये चित्र हैं तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के हैं। ये गुफाएं मधुमक्खी की गुफाओं से भरी हुई हैं। ये जो गुफाएं हैं तो ये मधुमक्खी की गुफाओं से भरी हुई हैं। यहाँ पर 1500 वर्ग मीटर में फैली हुई कई गुफाएं हैं। यहाँ पर 1500 वर्ग मीटर में फैली हुई कई गुफाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, पहाड़गढ़ में 1500 वर्ग मीटर में फैली हुई बहुत सारी गुफाएं हैं। छठवां क्षेत्र है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका भोपाल से 4 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में लमसम 1958 और 59 के बीच में हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? तो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V.S. वाकाड़कर ने की थी इसकी खोज। और कब की थी? तो 1958 से लेकर 1959 के बीच में किया था। और ये है उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V.S. वाकाड़कर ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर जो चित्र बने हुए, कैसे चित्र बने हुए हैं?
दोस्तों जो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं वो है हिरन, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, ग्वाले और शिकार और नृत्य करते हुए कुछ चित्र है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो चित्रों की विशेषताएं हैं वो है कि यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं। दोस्तों भीमबेटका में लगभग 600 गुफाएं हैं। 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं। यहाँ चित्रों के 2 स्तर हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक केंद्र जो है भीमबेटका है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप हेडलाइन कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक केंद्र क्या है, कौन सा है, तो भीमबेटका है। 2003 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आप इसे ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट बना के लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट तो यह है कि यहाँ पर भीमबेटका में लगभग 600 गुफाएं हैं और दूसरा है 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं, सबसे ज़्यादा गुफाओं में चित्र मिले हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ के चित्रों के 2 स्तर हैं। और चौथा पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक केंद्र भीमबेटका है। 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्षेत्र है मंदसौर। मंदसौर जो है ये कहाँ स्थित है, तो मंदसौर जिले में मोई नामक स्थान में स्थित है। यहाँ पर 30 पहाड़ी खोह गुफाएं हैं। इसको नोट में देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रतीकात्मक आकृतियाँ जो है मंदसौर में मिली हैं। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रतीक वाली आकृतियाँ कहाँ मिली हैं, तो मंदसौर में मिली हैं। यहाँ पर जो चित्र थे वो कौन कौन से चित्र थे, कैसे चित्र थे, मंदसौर में जो चित्र थे वो थे स्वास्तिक चक्र, सूर्य, सरतोभद्र, आवट दल कमल, पीपल की पत्तियों के चित्र, देहाती बांस की गाड़ियाँ, पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले। तो ये चित्र कहाँ मिले थे, मंदसौर की गुफाओं में मिले हुए थे। 8वां जो क्षेत्र है वो भोपाल का क्षेत्र है। तो दोस्तों भोपाल के क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो वो है धर्मपुरी, गुहा मंदिर, सिमलारी, बरखेड़ा, सांची, सिक्रेटियर, उदयगिरी आदि। तो दोस्तों जो यहाँ पर चित्र है वो कैसे चित्र थे, 3 दंडधारी चित्र मिले हुए हैं। अश्वारोही जो कि मालवा से मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश की गुफाएं। चलिए दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश की कुछ गुफाओं को देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर की जो खोज की थी वो 1883 ईस्वी में काकबर ने की थी। कार्लाइव, कोबर, मढ़हरिया, लिखुनिया, विजयगढ़, विढ़म लाहौरी, खोड़हवा, रौप, काडाकोट, सुरहो घाट, घोड़भंगर, चुनार, भैंसोड़, मोहरा पत्थरी, बाघा पत्थरी, सहवाइया पत्थरी, लकहट पत्थरी, हरदी हरन। तो मिर्ज़ापुर की स्थिति कहाँ पर है, तो दोस्तों यह गुफाएं सोन नदी घाटी विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में स्थित हैं। मिर्ज़ापुर कहाँ स्थित है, तो मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं हैं वो सोन नदी घाटी के विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में स्थित है। और इसमें कौन कौन से जो चित्र बने वो कौन कौन से हैं, तो जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र मढ़हरिया में बना हुआ है। मढ़हरिया में जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र बना हुआ है। घायल सुअर का चित्र बना हुआ है मढ़हरिया में। भूत का रहस्यमयी चित्र बना हुआ है कंडाकोट में। गैंडे के आखेट का चित्र बना हुआ है घोड़ाभंगर में। शाही के आखेट का चित्र बना हुआ है सुरहो घाट में। एक आदमी जलती हुई मसाल लेकर बाघ का सामना करते हुए दिखाया गया है, तो कहाँ पर है, लाहौरी में। हाथ के छापे हैं, छापों का चित्र है, तो वो कहाँ है,
सोहो घाट में। तो दोस्तों कुछ हम इसकी विशेषताएं बता दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर में 100 से अधिक गुफाएं स्थित हैं। कितनी गुफाएं स्थित हैं मिर्ज़ापुर में? तो 100 से अधिक गुफाएं स्थित हैं। यहाँ के चित्रों का जो समय है वो है 5000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। बीढ़म नामक स्थान की खोज जगदीश गुप्त ने की थी। बीढ़म एक जगह है, तो वहाँ पर की खोज जगदीश गुप्त ने की थी और यह स्थल मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। आगे चलते हैं लिखुनिया। तो लिखुनिया कहाँ पर स्थित है? लिखुनिया जो है यह गरई नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गरई नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। और इसके चित्र कैसे हैं? नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का चित्र है। हाथियों को पकड़ने का चित्र है। इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो ये है कि प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्रों के लिए लिखुनिया प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्रों के लिए लिखुनिया बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है हरनी हरन। तो हरनी हरन की खोज 1883 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी और ये कहाँ स्थित है? तो ये हरनी हरन मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनी हरन गांव में स्थित है। और इसमें जो चित्र बने हुए तो कैसे चित्र बने हुए हैं? तो भैंस गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का चित्र बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? तो हरनी हरन में ये चित्र बना हुआ है। दूसरा चित्र है हाथियों को पकड़ने का चित्र। हरनी हरन में बना हुआ है हाथियों को पकड़ने का चित्र। फिर जो नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है बांदा क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मनिकपुर, करपटिया, सरहटा, करियाकुंड आदि जो है ये है इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये गुफाएं हैं। जो यहाँ पर चित्र बने हुए कैसे चित्र है? पहिए रहित छकड़ा गाड़ी, जिसमें पहिए नहीं है तो वो छकड़ा गाड़ी बने हुए हैं। मनिकपुर में ये मिला हुआ है। 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुधारी, जो कि कहाँ बना हुआ है? करियाकुंड में मिला हुआ है। चोंचदार पुरुष, चोंचदार पुरुष का चित्र मिला हुआ है मनिकपुर में। 3 अश्वों का गेरू द्वारा ओजपूर्ण अंकन किया गया है। 3 अश्वों का गेरू से जो रंग बनता था तो उससे इसमें अंकन किया गया है। ये कहाँ है? सरहाटा, जो कि गेरू रंग में है। अगला जो है वो है राजस्थान। तो राजस्थान में जो क्षेत्र है वो है झालावाड़ा, दरा, भरतपुर, अलिया, गंगसेन, कंगरोन, ये क्षेत्र हैं। तो अलिया कहाँ स्थित है? अलिया जो है कोटा से 22 किलोमीटर दूर बम्बई दिल्ली रेल मार्ग पर अलिया नदी घाटी में स्थित है। अलिया कहाँ पर स्थित है? तो कोटा से 22 किलोमीटर दूर बम्बई दिल्ली रेल मार्ग पर अलिया नदी घाटी में स्थित है। दोस्तों इसके जो चित्र हैं वो 5000 ईसा पूर्व के तथा गेरू रंग के बने हुए हैं। कब के बने हैं? तो 5000 ईसा पूर्व के तथा गेरू रंग से बने हुए हैं। दूसरा है लोग इन्हें सीता जी से संबोधित करते थे। दोस्तों अलिया में जो चित्र बने हुए थे तो वो पहले तो गेरू रंग के बने हुए थे और दूसरा लोग इन्हें सीता जी से संबोधित करते थे। आगे चलते हैं, बिहार क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों जो इसमें क्षेत्र है वो है शाहाबाद, चक्रधरपुर। दोस्तों जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चक्रधरपुर के क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों को लेटे हुए दिखाया गया है। जो चक्रधरपुर में जो चित्र मिले हुए हैं तो उसमें कुछ व्यक्तियों को लेटे हुए दिखाया गया है, जो कि शिकार विजय करके गर्वान्वित हो रहे हैं, मतलब कि गर्व से महसूस हो रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है उन चित्रों में। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों को। दक्षिण भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? तो पहला है कुपगल्लू, जो कि कर्नाटक में है। दूसरा बेल्लारी, कर्नाटक में। बेल्लास
रंगम तमिलनाडु में है। वायनाड के एडकल तमिलनाडु में है। पांचवा जो है बसवनगुड़ी बैंगलोर में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। बेल्लारी जो है यह कर्नाटक में स्थित है और इसकी खोज एफ फासेट ने 1892 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने की थी। बेल्लारी जो है आदिमानव का प्रधान केंद्र है। बेल्लारी में आदिमानव का प्रधान केंद्र है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव आकृतियाँ यहीं से प्राप्त हुई थी। तो दक्षिण भारत में मानव आकृतियाँ सबसे पहले यहीं से प्राप्त हुई थी। यहाँ से 6 कोण वाला षटकोण सितारा मिला था। बेल्लारी में जो चित्र मिला था तो यहाँ पर 6 कोण वाला षटकोण सितारा मिला था। इसकी समानता सोन की कोमल गुण से की गई है। बेल्लास रंगम कहाँ पर है? तो बेल्लास रंगम जो है तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ हड्डियों के कुछ औजार एवं जादू टोना के प्रचलन के कुछ चिन्ह मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो बेल्लास रंगम में हड्डियों के कुछ औजार एवं जादू टोने के प्रचलन के कुछ चिन्ह मिले हुए हैं। स्वर्गीय रंगी राघव ने इसे नियोलिथिक काल या फिर नवपाषाण काल माना है। रंगी राघव ने इसे नियोलिथिक इंग्लिश वर्ड है। रंगी राघव ने नवपाषाण काल माना है। वाडनाड के एडकल के बारे में कुछ बात करते हैं। ये जगह का नाम है। ये गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है और इसकी खोज 1901 में एफ फासेट ने की थी। यहाँ पर स्वास्तिक, सूर्य और चौखुटे खाने के चिन्ह मिले हुए हैं। तो कौन कौन से चिन्ह मिले हैं? स्वास्तिक, सूर्य और चौखुटे खानों के चिन्ह मिले हुए हैं यहाँ पर। तो स्वास्तिक, सूर्य और चौखुटे खाने के चिन्ह मिले हुए हैं। तो कहाँ मिले हैं? वायनाड के एडकल में मिले हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है मुख्य तथ्य। पहला टॉपिक है मुख्य तथ्य। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट है भारतीय चित्रकला का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल में शिला चित्रों से होता है। तो किनसे होता है? तो भारतीय चित्रकला का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल में शिला चित्रों से होता है। सेकंड पॉइंट है भीमबेटका में नीले रंग के पाषाण खंड तैयार हुए हैं। भीमबेटका में, जो कि भोपाल के पास स्थित है, तो भीमबेटका में नीले रंग के पाषाण खंड तैयार हुए हैं। थर्ड पॉइंट है उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, उसके बाद लौह युग का प्रारंभ होता है। दोस्तों, उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, फिर उसके बाद कांस्य काल और फिर उसके बाद तत्पश्चात लौह युग का प्रारंभ हुआ है। फोर्थ पॉइंट है मध्य प्रदेश के गुंजेरिया नामक स्थान पर तांबे के 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। कितने उदाहरण मिले हुए हैं? तो 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो कि 2000 ईसा पूर्व के हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है राजस्थान के भील जनजातियों के चित्रों को आदि कला के समान माना गया है। तो राजस्थान के भील जनजातियों के चित्रों को किसके समान माना गया है? आदि कला के समान माना गया है। हमारा छठवां पॉइंट है भारत के पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। और पाषाण काल अनुसंधान की स्थापना 1863 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, छठा पॉइंट क्या है हमारा? भारत के पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी और पाषाण काल अनुसंधान 1863 ईस्वी से
प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ पॉइंट, ताम्र पाषाणिक संस्कृति को कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सी एज बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को कौन सा एज बोला जाता है, कैल्कोलिथिक एज बोला जाता है। हमारा 8वां पॉइंट है सोन गांव, इन गांव जोखे, जो कि बोला जाता है, जोखे के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणिक केंद्र थे। 9वां पॉइंट है हमारा, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है। ये शायद ये क्वेश्चन 2018 या 19 के पेपर में आया हुआ है, 18 में समथिंग आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बना हुआ है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, तो उसमें ऑप्शन ऐसा था कि तांबा, कांस्य, लोहे या फिर सोने का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था, तांबा का प्रयोग किया गया था, तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। दोस्तों एक बात हम आपको और बता दें कि हम पिछले पेपर की प्रैक्टिस भी करवाएंगे और उसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बाद हम शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिस सही जा रही है कि नहीं जा रही है, उसको हम एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं वो भी करवाऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। पॉइंट 10, सरायन हराराय ने मध्य पाषाणकालीन मनुष्य के निवास का पता चलता है। तो दोस्तों सरायन हराराय में मध्य पाषाणकालीन मनुष्य के निवास का पता चलता है कि सरायन हराराय में मध्यकालीन मनुष्य निवास किया करते थे, इसका पता चलता है। 11वां पॉइंट है हमारा उत्तर पूर्ण पाषाणकालीन अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति लोहदा से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, उत्तर पूर्व पाषाणकालीन अस्थियों से निर्मित। दोस्तों ये जो मातृ देवी की मूर्ति है तो ये अस्थियों से निर्मित है और ये कहाँ से प्राप्त हुई है, लोहदा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। पॉइंट 12 पॉइंट है हमारा 1864 ईस्वी में होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 वर्ष पुराने लघु पाषाण उपकरण आरवी जोशी द्वारा प्राप्त किए गए थे। किसके द्वारा प्राप्त किए गए थे, आरवी जोशी के द्वारा प्राप्त किए गए थे। और कब प्राप्त किए गए थे, 1964 ईस्वी में। तो दोस्तों एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, 1964 ईस्वी में होशंगाबाद जिले में, कहाँ पर, होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 वर्ष पुराने लघु पाषाण उपकरण आरवी जोशी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। 13 पॉइंट है हमारा 1973 ईस्वी में हैकेट महोदय ने, फिर से नाम सुन लीजिए, 1973 ईस्वी में हैकेट महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे सूत्रा नामक स्थान पर हस्तकुठार प्राप्त किए थे। यहाँ पर हस्तकुठार का यहाँ पर मतलब है हैंड एक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर हम इसे आम भाषा में कुल्हाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जैसे इंग्लिश में चॉपर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14th पॉइंट, बागोर से मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो बागोर से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बागोर से मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वप्रथम कैमूर पहाड़ियों में भारतीय गुफा के चित्र मिले हुए हैं। तो कहाँ पर मिले हैं दोस्तों, फिर से देख लीजिए, सर्वप्रथम कैमूर पहाड़ियों के मिर्ज़ापुर में
भारतीय गुफा के चित्र मिले हुए हैं। 16th पॉइंट है हमारा हिरौजी पीसते हुए। हिरौजी पीसने की ब्रूस फुट ने मिर्ज़ापुर में इसकी खोज की थी। हिरौजी मतलब सिलबट्टा जो होता है, आम भाषा में हमारे बोला जाता है, सिलबट्टे की खोज की थी ब्रूस फुट ने, और ये कहाँ पे की थी? मिर्ज़ापुर में। आगे चलते हैं हम 17th पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 17th पॉइंट है हमारा दोस्तों हथनौर स्थल से पूर्व। 17th पॉइंट क्या है हमारा? हथनौर स्थल से पूर्व पाषाणिक उपकरण एवं मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, जो कि मानव का सबसे पुराना अवशेष है। दोस्तों, पुराने अवशेषों में मानव खोपड़ी सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि सबसे पुराना अवशेष हुआ करता था ये। तो ये दोस्तों जो हमारा 17 पॉइंट है क्या कह रहा है कि हथनौर स्थल से पूर्व पाषाणिक उपकरण एवं मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, जो कि मानव का सबसे पुराना अवशेष हुआ करता है। 18 पॉइंट है हमारा हाथ चित्रों का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? हाथ चित्रों का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 19th नंबर, प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र शशपाल, जो कि लद्दाख में था। तो कहाँ पर हुआ था? लद्दाख में। 20 पॉइंट है हमारा 20th नंबर पॉइंट है, तो इसमें देख लेते हैं। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये आ सकता है आगे क्वेश्चंस। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। 22 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है? सबसे अधिक धनुधारी चित्र पचमढ़ी में मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे अधिक धनुधारी चित्र कहाँ मिलते हैं? पचमढ़ी में मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 23 नंबर है। 23 नंबर, प्रागैतिहासिक कला सबसे अधिक समय तक अफ्रीका में जीवित रही है। तो प्रागैतिहासिक कला सबसे अधिक समय तक कहाँ जीवित रही है? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा यह जीवित रही है, सबसे अधिक टाइम तक यह जीवित रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो 24 नंबर है। दोस्तों, पहाड़पुर में एवं बिस्तर जिला मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो पहाड़पुर में एवं बिस्तरपुर जिला जो है, बिस्तर जिला मृण मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पॉइंट नंबर 25, मलेरा लघुबिल्ला में कई धनुधारियों का युद्ध दिखाया गया है। मलेरा लघुबिल्ला में कई धनुधारियों का युद्ध दिखाया गया है। 26 नंबर है, ज्यामिति तथा मूर्तिकला का विकास नवपाषाण काल में हुआ है। ज्यामिति तथा मूर्तिकला का विकास कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। आगे हम चित्रों की विशेषता देख लेते हैं। जो हमारा टाइटल है वो ये है कि चित्रों की विशेषता। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में चित्रों की क्या विशेषता हुआ करती थी, अब हम उसको देखेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन चित्र सरल एवं अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले होते थे। दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन के जो चित्र हुआ करते थे वो बेहद सरल हुआ करते थे, उनसे हर एक भाव झलकते थे पहले के चित्रों में। जो सेकंड जो विशेषता है, चित्र रेखाओं द्वारा बनाए गए हैं। रेखाएं कहीं टूटी फूटी नहीं बनाई गई हैं। दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हुआ करते थे तो वो रेखाओं द्वारा बनाए जाते थे, उनमें रेखाएं ज़्यादा हुआ करती थी और वो रेखाएं कहीं से टूटी या फूटी नहीं रहती थी, एकदम सिंपल और सुंदर दिखती थी। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रागैतिहासिक कालीन मानव गेरू, जो कि गेरू, लाल, रामराज, पीला, खड़िया, सफ़ेद, काजल से काला रंगों का प्रयोग किया गया है।
दोस्तों प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्रों में मानव ने गेरू रंग का प्रयोग किया है, लाल जो कि रामराज से बनता था, पीला खड़िया जो कि सफ़ेद रंग जिससे बनता था, काजल से काला रंग बनता था। तो इन रंगों का प्रयोग करके प्रागैतिहासिक कालीन चित्र बनाए गए थे मानव द्वारा। चलिए दोस्तों, फोर्थ पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल सामुदायिक है। दोस्तों पहले के टाइम पे, प्रागैतिहासिक टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो समुदायों में रहते थे। प्रागैतिहासिक काल सामुदायिक है। मानव अपने हृदयगत के भावों को शांत करने के लिए चित्र बनाता था। दोस्तों पहले क्या हुआ करती थी कि भाषाओं का आदान प्रदान नहीं होता था, मतलब कि भाषाएं नहीं बोली जाती थी। तो वो चित्रों के माध्यम से अपने अंदर के भावों को दर्शाया करते थे, खुशी जताते थे, दुख जताते थे, या शिकार करके लौट के आने के बाद वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते थे, या फिर नृत्य करते थे। तो इन सब के माध्यम से वो अपने भावों को बताया करते थे, दर्शाया करते थे सामने वालों को। तो दोस्तों जो पहले के मानव हुआ करते थे तो वो अपने हृदय के भावों को शांत करने के लिए चित्र बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th नंबर। प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक कला है। कैसी कला है? वर्णनात्मक कला है। प्रत्येक चित्र उस समय के जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करता है। दोस्तों उस टाइम के जो चित्र हुआ करते थे, तो जो चित्र हुआ करते थे, प्रत्येक चित्र किसी के जनजीवन, वहाँ पर के व्यक्तियों के और उस टाइम पीरियड के जो मानव हुआ करते थे उनके जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, पॉइंट 6। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 5। प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक है। प्रत्येक चित्र उस समय के जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करता था। दोस्तों उस टाइम पे जो चित्र हुआ करते थे, प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र होते थे, तो उस टाइम के जनजीवन को और सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करते थे। रोज़मर्रा के दिनचर्या को वो दिखाया करते थे अपने चित्रों के माध्यम से। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चित्रों का विषय। चित्रों का विषय हम देख लेते हैं। दोस्तों चित्रों के 2 या 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 2 या 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों प्रथम स्तर के चित्रों में आकृतियों को प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों प्रथम स्तर के चित्रों में आकृतियों को प्रतीक रूप में अंकित किया गया है तथा द्वितीय स्तर के चित्रों में शिकारी जीवन अंकित किया गया है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। प्रथम स्तर के चित्रों में आकृतियों को प्रतीक रूप में अंकित किया गया है, मतलब कि जैसे कि स्वास्तिक का चित्र बना करके या फिर ओम का चित्र बना करके, सूर्य का चित्र बना करके, तो ये प्रतीकों के माध्यम से वो चित्र बनाया करते थे। और जो दूसरे स्तर के चित्र हुआ करते थे प्रागैतिहासिक काल में, तो वो शिकारी जीवन को अंकित किया करते थे। इन चित्रों में जानवरों को प्रायः विशालकाय दिखाया गया है, जिसमें कि मनुष्य के भयभीत होने का पता चलता है। दोस्तों जो द्वितीय स्तर में चित्र हुआ करते थे तो उसमें जानवरों को बड़ा दिखाया गया है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानव उस टाइम जानवरों से काफ़ी डरते थे और उनका शिकार किया करते थे और फिर उनसे से अपना पेट पालते थे। दोस्तों जो तीसरा स्तर के चित्र हुआ करते थे, अंतिम अवस्था के जो चित्र होते थे, तो उसमें उन चित्रों में मानव ने अपने दैनिक क्रियाकलापों को, जैसे कि नृत्य वादन करते हुए गांव का जीवन दिखाया उन्होंने, शहद इकट्ठा करते हुए, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है अपने चित्रों में। अंतिम अवस्था के चित्रों से पता चलता है कि मनुष्य अपने नियत सभ्यता की ओर अग्रसर हो चला था और वह अपने विचारों का प्रगटीकरण करने के लिए बहुत ही आगे निकल चुका था। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। दोस्तों उस टाइम पे जो अंतिम अवस्था के चित्रों से यह पता चलता है कि जो तीसरे स्तर के चित्र होते थे
उससे यह पता चलता है कि मनुष्य अपनी नियत सभ्यता की तरफ आकर्षित हो गया था, अग्रसर बढ़ गया था अपनी नियत सभ्यता की ओर, और वह अपने विचारों का प्रकटीकरण करने के लिए बहुत ही आगे निकल चुका था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रंग लगाने की विधा। प्रागैतिहासिक काल में जो रंग लगाने की विधा थी तो वो कौन सी हुआ करती थी, उसमें मानव कौन से रंगों का प्रयोग किया करता था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है रंग लगाने की विधा। प्रागैतिहासिक कालीन मानव प्रायः गेरू रंग का प्रयोग करता था। तो प्रागैतिहासिक कालीन मानव किसका प्रयोग करता था, तो वह अक्सर गेरू रंग का प्रयोग करता था। इसके अतिरिक्त राम राज्य, खड़िया आदि का प्रयोग करके वह चित्र बनाया करता था। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में नरकुल को काट कर वर्तिका बनाते थे। नरकुल को काटते थे और फिर उसकी वर्तिका बनाते थे। वर्तिका का मतलब होता है यहाँ पर कूची से है, ब्रश जिसे आज की डेट में हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम वर्तिका बोलते थे। और उसको कैसे बनाते थे, नरकुल को काट कर बनाते थे। और रंगों को पशुओं के पुट्ठों की प्याली बनाकर रंगों में चर्बी मिलाते थे। दोस्तों उस टाइम पे रंगों को कैसे बनाते थे, पशुओं के पुट्ठों की प्याली बनाकर रंगों में चर्बी मिलाते थे, जिससे कि वो हमें आज भी देखने को मिले, उनका रंग पक्का हो जाए। इसी वजह से वो आज भी हमारी आंखों में विजुअल है। इसके बाद वह रेखांकन करता था। दोस्तों ये एक प्रोसेस होती थी जिसमें कि वह रंगों को पशुओं के पुट्ठों को प्याली में बनाकर रंगों में चर्बी मिलाता था और उसके बाद वह रेखांकन करता था। तो ये एक प्रोसेस हुआ करती थी। आगे हम देखते हैं। दोस्तों इसके अलावा उसने कहीं कहीं पर नरकुल के बजाय हाथ की अंगुलियों का प्रयोग किया है। वे प्रायः खनिज रंगों का प्रयोग करते थे। दोस्तों इसके अलावा प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने हाथ की उंगलियों का भी प्रयोग किया है, जो कि प्रायः खनिज रंगों का प्रयोग करते थे वो लोग। दोस्तों आगे चलते हैं हम। दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रत्यागैतिहासिक काल या अध्य ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं। तो दोस्तों इतिहास से पूर्व वह काल जिसकी हमें लिखित विवेचना तो मिलती है लेकिन वह पढ़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों इतिहास से पहले वह काल जिसकी हमें लिखित विवेचना मिली है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रत्यागैतिहासिक या अध्य ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल यहाँ पर से एंड हो गया है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। you